नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का हमारे चैनल डीएलएस में स्वागत है। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 यानी पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। आप लोगों को मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता कैसे जानी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों को पूरा अध्ययन करवा दिया है। और जो लोग नहीं देखे होंगे इसके पहले का पार्ट, वो पहले का पार्ट देख लेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब आज आगे हम आप लोगों को इसमें किस तत्व की एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है पीरियाडिक टेबल के माध्यम से, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो एटॉमिक नंबर, इसमें एक नंबर होता है, उसी नंबर के आधार पर सारे तत्वों का एटॉमिक नंबर पता लगाया जा सकता है। वो नंबर होता है बेटा, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नंबर होता है 2, 8, 8 यानी 2, 8, 8, 18, 18 और 32। इसी नंबर के आधार पर पीरियाडिक टेबल में रखे हुए सारे के सारे तत्वों का जो है परमाणु क्रमांक हम पता लगा सकते हैं, अगर हमें पीरियाडिक टेबल याद हो गया है तो। और हमने बता दिया है कि बिना पीरियाडिक टेबल के ज्ञान के पूरा का पूरा क्या होता है, केमिस्ट्री समझ में आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है इसको विशेष ध्यान करके आप लोग जो है इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए, और फिर जब ये अध्ययन हो जाएगा तो केमिस्ट्री पढ़ने का भी आप लोगों को इंटरेस्ट जगेगा और मज़ा आने लगेगा। और हमको पढ़ाने में भी तभी मज़ा आएगा जब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, इसी अंक का जो है प्रयोग करके, इन्हीं इतने अंक का प्रयोग करके पूरे पीरियाडिक टेबल में रखे हुए सारे तत्वों का हम एटॉमिक नंबर पता कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये क्या है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का जरूरी होता है। डी ब्लॉक का अगर कुछ कम भी ज्ञान हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन ये याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा आगे भी आप लोगों को ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिए। तो आप लोग को तो इतना तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन, इसको हमने बता दिया था कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 या शून्य वर्ग, 0 वर्ग, मतलब शून्य वर्ग। इसमें देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो लगभग सबको पता रहता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। और यही पूरे ज्ञात तत्वों में यही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1H1 होता है, 1H1 होता है। तो ये परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाने पर ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक वेट या परमाणु भार होता है, और नीचे वाला परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है। तो परमाणु भार में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। और यहाँ जो परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके परमाणु में उतने ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी अगर आध अवस्था में है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यदि यह अभिक्रिया में भाग लेने लगता है, रिएक्शन में भाग लेता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर के उधर चले जाते हैं, यानी प्लस और माइनस में धातुओं में
प्लस चार्ज होता है और अधातुओं में माइनस चार्ज होता है। तो अक्रिया के उपरांत जो है इलेक्ट्रॉन इधर के उधर जाने लगते हैं, तब वो करेक्ट बात नहीं होती है। लेकिन आध अवस्था में अगर पड़े रहते हैं तो प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक तीनों एक ही बराबर होते हैं। तो ऊपर वाला हमने क्या बताया, परमाणु भार होता है, और नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो आध अवस्था में अगर हम जो है ऊपर वाले से यानी कि परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें मालूम हो जाती है। इस प्रकार से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है। अब इसमें देखिए हम बताते हैं आप लोगों को कि जैसे हाइड्रोजन का तो हमने बता दिया कि याद है, अगर नहीं याद है तो इसके माध्यम से यानी कि ये फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है तो इसके माध्यम से भी जान सकते हैं कि पहला है तो पहला एक होगा। और उसने जो है, अब इसके बाद जब इसका हम जान गए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, तो देखिए सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक अगर हमको लाइन से याद है, हा, ली, ना, का, लब, कस, फार, यही तो बताया था हमने। यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीरियम और फ्रांसियम अगर हमको ज्ञात है इसके बारे में, तो हम इसी का प्रयोग करके, इस ट्रिक का प्रयोग करके, यानी किसी नंबर का प्रयोग करके, इसी संख्या का प्रयोग करके, इसी संख्या का प्रयोग करके पीरियोडिक टेबल में रखे हुए सारे तत्वों का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, एक हाइड्रोजन का एक हो गया परमाणु क्रमांक, और उसमें अगर दो जोड़ दिया जाए, पहली संख्या क्या है, दो, तो दो जोड़ दिया जाए तो दो और एक मिलकर कितना होता है, तीन होता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। आप लोग किताब में भी देखिएगा तो तीन होता है कि नहीं। उसके बाद आता है अगला 8 का नंबर, तो 3 में 8 जोड़ दिया गया तो 11 होता है। ये तो इसके सोडियम के परमाणु क्रमांक में के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, और पोटेशियम के भी बारे में जानते हैं। तो 11 में अगली संख्या आती है 8, फिर आती है, तो 11 में 8 जोड़ दिया गया, कितना हुआ, 19 हुआ। और उसके बाद 18 आती है, 19 में 18 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 9 8 17, 37 हो गया। और उसके बाद जो है फिर 18 का नंबर आता है, तो 37 में 18 जोड़ दिया गया तो 8 7 15 यानी कि 55 हो जाएगा। और इसमें नंबर आती है फिर 32 का, 32 जोड़ दिया गया तो क्या आ जाएगा, 32, 55 और 32 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इससे हमें देखिए पता लग गया कि हाइड्रोजन की हम केवल जानकारी हमको थी या नहीं थी, तब भी हम पता पा जाएंगे। जिस ग्रुप का तत्व होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, अगर वो फर्स्ट आवर्त में रखा हुआ है तो फर्स्ट आवर्त इसमें कौन सा है, यही फर्स्ट आवर्त होता है, और ये सेकंड आवर्त होता है, ये तीसरा आवर्त होता है, ये चौथा आवर्त होता है, ये पांचवा आवर्त होता है, और ये छठा आवर्त होता है, तथा ये सातवां आवर्त होता है। तो प्रथम आवर्त को हम अति लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड को लघु आवर्त कहा जाता है, और फोर्थ और फिफ्थ को दीर्घ आवर्त कहा जाता है बेटा, और छठवें सातवें को जो है अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इस प्रकार से इन तत्वों के बारे में जानकारी की जाती है कि फर्स्ट कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अति लघु आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं, तो जवाब में होगा, देखिए अति लघु आवर्त यानी कि बहुत सबसे छोटा आवर्त कौन है, फर्स्ट आवर्त है। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, बाकी बीच में कोई लाइन ही नहीं है, तो कोई तत्व रखे नहीं गए हैं। और उसके बाद क्या आता है, अति लघु के बाद जो है लगभग आता है, तो ये तीसरा, दूसरा और तीसरा आवर्त जो होता है, क्या होता है, ये लघु आवर्त होता है। तो इसमें देखिए 1 2 और यहाँ की 6 और 2 मिलकर 8, और यहाँ भी 8 16 तत्व जो है किसमें रखे गए हैं, लघु आवर्त में रखे गए हैं। उसके बाद दीर्घ आवर्त आता है, इसमें जो है इसी प्रकार से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, केवल पूछा जाता है अति लघु आवर्त कितने होते हैं और दीर्घ आवर्त कितने होते हैं, अति दीर्घ आवर्त कितने होते हैं, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अति
लघु आवर्त 1 होता है और सारे के सारे तीनों 2-2 की संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें जो है जैसे इसका पता लग गया, तो आप लोग ये मत शंका करिएगा कि इसी पर लगेगा। यहाँ आ जाइए, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर सभी लोग जानते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और 2 में, अब तो ये 2 हो ही गया, तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। और 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 में 18 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। और 36 में 18 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। और 54 में 32 जोड़ेंगे तो 6 और 5 3 8, 82 हो जाएगा। ये रेडान है, रेडान 82 होता है एटॉमिक नंबर। आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल से देख भी सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी ग्रुप का हम निकाल सकते हैं। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होगा कि सेकंड आवर्त का तत्व, मतलब सेकंड आवर्त में के सेकंड वर्ग का तत्व है, तो सेकंड वर्ग में 2 यहाँ से जोड़ लिया गया, चूंकि पहले आवर्त में कुछ भी नहीं है तो 2 यहाँ से जोड़ लिया गया। जिस आवर्त का रखा रहता है, जिस आवर्त में रखा है उसी आवर्त का नंबर जोड़ लेते हैं, प्लस आवर्त का नंबर, मतलब आवर्त नहीं सारी वर्ग में, तो वर्ग को जोड़ लेते हैं, उसमें 2 जोड़ लेते हैं अलग से, तो दूसरे में 2 में 2 जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में फिर आता है 8 का नंबर, तो 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका 12 हो जाएगा। और 12 में 8 जोड़ेंगे तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी बच्चे जानते भी हैं। और 20 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में 18 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 में 32 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। इस प्रकार से सारे तत्वों की जो है परमाणु क्रमांक की गणना हम, जानकारी मतलब गणना नहीं, जानकारी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ऐसा हो सकता, आवर्त में जो रखे गए हैं इसका हम अगर 19 पता लगा लिए और हमको इसका पूछा गया है तो यहाँ तक हमको पता लगाना पड़ेगा। इसका 19 है तो फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, Mn का 25, आयरन का 26, इस प्रकार से यहाँ तक जाता है। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 आया कि नहीं आया। देखिए यहीं से फिर से देखिए, इसका 19 होता है, 19 के बाद इसका कैल्शियम का 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यहाँ पर 36 आ गया ना। इस प्रकार से इन तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में हम पता लगा लेते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर कुछ कम आया है तो वीडियो को दोबारा जो है देख लीजिएगा और पूरा का पूरी बात जो है समझ में आपको आ जाएगा। तो इतने नंबर का ही पूरा खेल होता है जिससे हम सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक पता लगा लेते हैं। तो इसके आगे, अब ये तो हमें पता लग गया, इसको मिटा भी देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है अब अगला पॉइंट आता है कि हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है, किसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या कम है। तो इसके लिए कैसे पता लगता है, जैसे हम यहाँ पर देखिए फिर से, ये 1 होता है तो 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में 8 जोड़े 11 हो गया, 11 में 8 जोड़े 19 हो गया। तो इसको जो है सोडियम को और पोटेशियम को लिया जाता है परमाणु त्रिज्या के लिए। ऐसा नहीं किसी को लिया जाता है, ये आसानी के लिए समझाने के लिए मान लीजिए हम इसको लेते हैं। एक लेते हैं सोडियम परमाणु को, सोडियम परमाणु यानी कि क्या हो गया 11, 11 Na, और एक ले लिए पोटेशियम 19 की। इसका एटॉमिक वेट जो है 23 होता है, उसका 39 होता है। तो कितना हो गया 23 हो गया और 39 हो गया। इस प्रकार से
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यानी कि अभिविन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले में कितना जाता है इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में कोष कितने होते हैं, 4 होते हैं, K L M N, या 1 2 3 4 से भी हम जानते हैं। तो पहले कोष में कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। दूसरे में इसके हिसाब से 8 बचा है, दूसरे में 8 जाना भी चाहिए, और जो बचा है फिर 8 2 10 हो गया, जो बचा है 11। यही जो बाह्य कोष होता है, सोडियम का बाह्य कोष कौन सा कोष हो गया, KLM कोष जो है इसका बाह्य कोष हो गया। तो बाह्य कोष में यानी कि जो बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की जो है संयोजकता होती है, और यही जो है इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो उतनी संयोजकता होती है। इसको और विस्तृत से बताया जाएगा तो पता लग जाएगा, नहीं तो आप लोग ये समझिए कि फ्लोरीन के तो बाह्य कोष में 7 होते हैं तो 7 होनी चाहिए, क्यों 1 होता है इसके भी बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, इसका क्यों 1 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा 19 का, तो क्या हो गया 2 8 8 1। इसका जो है कितना हो जाएगा 2 8 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 2 8 10 8 18 1 19। तो देखिए हमने बताया था कि इस ग्रुप में जितने भी तत्व रखे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएगा, क्यों, इसी के लिए तो ये मतलब आवर्त सारणी की जो है रूपरेखा तैयार की गई और इसको बनाया गया, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनके गुण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आगे का भी सोडियम के बाद पोटेशियम का बना दिया गया, रूबिडियम का बनाएंगे तब भी 1 होगा, लिथियम का भी देखिए देख लेते हैं 3 होता है 3 Li, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा 7 होता है ये, इसका हो जाएगा पहले में 2 और दूसरे में 1। इस प्रकार से सभी तत्व जो है का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, आप बाउ के नियम से और बोरबरी के सिद्धांत से इसके बारे में आप लोग पढ़कर आए हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत इसके बारे में आप बाउ के बारे में ज्ञान आपको देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है कि हम किसी तत्व के पूछा जाता किसी तत्व के बारे में कि फला तत्व किस आवर्त का रखा हुआ है, तो आप लोग तुरंत हमारे ट्रिक के माध्यम से पता लगा लेंगे, आप और प्रिंसिपल के नियम से और बहुत आसानी से बताएंगे और तुरंत याद हो जाएगा। बताएंगे तो आप लोगों को 2 भी मिनट नहीं लगेगा और याद हो जाएगा, और उससे आप लोग जो है कौन सा तत्व किस वर्ग में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया, सब कुछ आपको तुरंत उसी के माध्यम से पता लग जाएगा। तो केमिस्ट्री के बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, हमको भी उत्साह मिलता रहे अगला वीडियो बनाने के लिए, और हम इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। और आपको पढ़ने के बाद ये लगेगा हमारी वीडियो देखने के बाद कि वास्तव में केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है। तो देखिए क्या है सोडियम, यहाँ क्या होता है, किसी परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो देखिए इसमें कितने सेल हैं, 1 2 3, यानी कि 3 कोष हैं। तो हमने 3 कोष बना लिया, और इसके लिए कितने कोष बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तभी तो आएगा। इसके लिए हमने जो है एक नाभिक लिया, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसी प्रकार से। बहुत गोल नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हमको समझाना है केवल आप लोगों को। ये देखिए, तो नाभिक के अंदर क्या क्या रहते हैं, नाभिक के अंदर क्या क्या विद्यमान होता है, तो इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक को धनावेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है,
इसी को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। तो प्लस में अगर आप कोई भी संख्या मतलब जीरो जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ा जाएगा तो उसका जवाब क्या मिलता है? दी हुई संख्या मिलता है। तो प्लस में जीरो जोड़ेंगे तो जवाब में क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। इसी कारण से जो है नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, ये हमें पता लग जाता है। कोई ये बहुत सत्य बात नहीं है, लेकिन हमको धनावेश के बारे में जानकारी लेनी है तो धनावेश पता लग जाता है कि नाभिक धनावेश है, और हम जानते भी हैं कि नाभिक धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का जो है चार्ज होता है। कूलाम जो है एक वैज्ञानिक जी का नाम था, वैज्ञानिक महोदय का नाम था। इन्हीं के नाम पर जो है इसकी यूनिट जो है, चार्ज की यूनिट क्या रखी गई? कूलाम रखा गया। तो इस प्रकार से ये आप लोग जान गए होंगे कि नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और इसको क्वांटम थ्योरी के आधार पर समझाया जाता है। इसका भी वीडियो बनाना पड़ेगा। तो क्वांटम थ्योरी क्या होती है, अगर इसकी जानकारी रहेगी तो इसमें पता लगता है कि फर्स्ट लेवल में एनर्जी, सभी कोषों में क्या होती है? ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होती है। इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए क्या होती है? एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी के कारण ये अपनी कोष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा, अलग से क्लास लिया जाएगा। अब इसके बारे में ये बताते हैं परमाणु त्रिज्या हमें कैसे पता लगती है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए। इसमें देखिए ये चीज क्या है? वृत्त ही दिखाई पड़ रहा है। ये भी वृत्त जैसे संरचना ये भी दिखाई पड़ रही है। तो इसमें जो है यहाँ से केंद्र बिंदु माना गया इसे, और केंद्र से यहाँ तक मिला दिया गया, और केंद्र से ये तो मिला ही है, पहले से ही मिला दिए थे। तो जो है केंद्र से यहाँ तक मिलाने में ये देखिए, देख करके ही अनुमान लग रहा होगा आपको कि किसकी त्रिज्या ज्यादा है। तो सोडियम की त्रिज्या ज्यादा है कि पोटेशियम की त्रिज्या ज्यादा है? त्रिज्या देखिए ये बड़ी है और ये छोटी है। इससे ये पता लग जाता है कि किसी भी वर्ग में, ये ऊपर वर्ग में देखिए सोडियम ऊपर रखा गया है और उसके नीचे जो है पोटेशियम रखा गया है। तो इससे ये पता लग जाता है कि सोडियम का परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती है, और पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? अधिक होती है। तो जिसकी अधिक होती है उसकी तरफ मुंह करके दिखा दिया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या इसी प्रकार से पता लग जाता है। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने का यही तरीका है कि जिस तत्व में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें उतने ज्यादा कोष होंगे। अगर कोष बढ़ेंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से पता लग जाता है कि किसी भी वर्ग में, ये वर्ग कैसे बनता है इसको भी हमने बताया है कि वर्ग, ये वर्ग होता है, और ऐसे क्या होता है? आवर्त होता है। ये वर्ग हो गया और ये क्या हो गया? आवर्त हो गया। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी? अब सभी तत्वों का तो हम निकालेंगे नहीं, दो ही से पता लगा लेंगे। इसके परमाणु त्रिज्या के बारे में, आयनन ऊर्जा के बारे में, और जो है इसके निगेटिविटी के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में, अपचयन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इसी पीरियाडिक टेबल से सारा केमिस्ट्री का खेल जो है, ये मूल आधार है, मूल मंत्र समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का मूल आधार या मूल मंत्र है पीरियाडिक टेबल। इसी से 50% केमिस्ट्री कवर हो जाती है अगर विधिवत आपको इसका ज्ञान हो गया तो देखिए परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम बड़े गोले से दिखा देते हैं। अगर कोई चीज, किसी चीज का कोई गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इधर जाने पर क्या होगा? कम होगा। इधर जाने पर
क्या होगा, कम होगा। यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसका गुण कम होगा। तो इस प्रकार से ये छोटा यानी कि कम, और ये क्या हो गया, अधिक। ये क्या हो गया, अधिक हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को सिंबल से हम समझाएंगे सभी के बारे में। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वर्ग के बारे में, दो तत्वों को के बारे में, एक तत्व के बारे में जानकारी कर ले, एक दो तत्वों के बारे में, तो पूरे वर्ग के जितने भी तत्व उस वर्ग में रखे गए हैं सारे के सारे लगभग सेम गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए पूरे पीरियाडिक टेबल के कुछ ही 18 वर्ग को याद करने से हमें सारे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इधर जाने पर क्या होगा, कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है। और क्यों कम होता है इसको भी बताएंगे। देखिए, अब इसको यहां से इतना तो समझ में आ गया होगा क्यों ज्यादा होता है। इसकी देखिए परमाणु त्रिज्या कम है। गोला, ये गोला हो गया, इसकी जो त्रिज्या होती है यही तो त्रिज्या कही जाती है, क्योंकि परमाणु है तो परमाणु त्रिज्या हो गई, बस इतना ही अंतर है। तो इस प्रकार से ये चीज पता लग जाता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, सोडियम अब इधर जाने पर यानी कि वर्ग में नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या रही है, बढ़ रही है। जितने और नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 19, 18, 37 हो जाएगी। तो कोषों की संख्या और बढ़ जाएगी तो परमाणु त्रिज्या और बड़ी हो जाएगी। जितने कोष बढ़ते जाएंगे परमाणु त्रिज्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या इस प्रकार से बढ़ती है। और कोई भी अगर लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो कम होता है। इसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों कम होता है। अब देखिए, इसको सोडियम को ऐसे पड़े रहने देते हैं, इसको मिटा करके दिखाते हैं आपको कि क्यों कम होता है इधर जाने पर। इसको पड़ा रहने देते हैं यहाँ पर, कम। ये देखिए, सोडियम के बाद इसका 11 है। 11 के बाद आगे क्या आता है, ये तो आवर्त में आगे बढ़ रहा है। सोडियम के बाद क्या आ रहा, मैग्नीशियम आ रहा है या एल्युमिनियम आ रहा है। तो ये जो है मैग्नीशियम का लेंगे, सोडियम के आगे क्या है, मैग्नीशियम है, यानी कि इसका 12 है। 12 Mg24 होता है। इसको कुछ तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात करना पड़ता है, बाकी ज्यादा नहीं ज्ञात करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले क्या होगा। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया, और तीसरे के लिए क्या बचा, 2 बचा। देखिए बेटा, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम इस तत्व के, इस मतलब वर्ग के सारे तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो इसलिए देखेंगे इसमें कि कितने कोष बन रहे हैं, 1, 2, 3। तो पहले क्या करेंगे, हम नाभिक की संरचना करेंगे, नाभिक बनाएंगे। नाभिक के चारों तरफ कोष ऐसे रहेंगे। देखिए, इसमें भी 3 कोष, इसमें भी 3 कोष। तो इस हिसाब से तो परमाणु त्रिज्या बराबर लग रही है। लेकिन इधर की तरफ जाने पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, परमाणु त्रिज्या कुछ कम हो जाती है। क्यों कम होती है इसका अर्थ समझिए। देखिए, इसके बाद कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 गया। इसमें कितना था, 2, इसमें 8। ये तो पता बनाया गया है तो इसको जान ही रहे हैं, भरने की क्या जरूरत है। यहाँ 1, यहाँ इसमें 2 हो गया। ये मैग्नीशियम के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और सोडियम में बाह्य कोष में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, क्यों घटेगा। देखिए, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, अभी हमने बताया पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। तो जब आवेश विपरीत होता है तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर आवेश समान है तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब क्योंकि इसका आकर्षण, ये नाभिक जो है इन पर क्या लगाता है, आकर्षण लगाता है। यानी कि आकर्षण बल के कारण, नाभिक के आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, नहीं तो इधर उधर
दूर भाग जा सकते हैं, लेकिन आकर्षण बल हमेशा बराबर काम करता रहता है। तो जितना आकर्षण बल कब तक ज़्यादा काम करेगा, जब नाभिक से जितनी दूरी जिसकी अधिक होगी। उसमें क्या था, बताना था हमें कि चौथे में आकर्षण बल भी कम हो जाता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। इसलिए जो है नाभिक से और 4 कोष अगर बना दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता था, त्रिज्या तो छोटी हो जाती थी। इसका एक कारण ये भी दिया जा सकता है कि नाभिक से उसकी बाह्य कोष की दूरी भी बढ़ जाती है। तो नाभिक पर जो चार्ज रहता है प्लस, इस पर माइनस, दूरी बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, आकर्षण कम हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार से क्या होगा कि इसमें ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर जो है नाभिक को आकर्षित कर रहा है। दोनों में आपस में आकर्षण होता है। लेकिन ये जो है देखिए कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों अपनी तरफ नाभिक को नहीं खींच पाता है, इसका रीजन होता है। रीजन क्या होता है, बहुत साधारण सी भाषा में, कि मान लीजिए कि कहीं झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए बेटा कहीं पर झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है तो एक गोल में जो है कितने लोग हो गए, एक गोल में 5 लोग हो गए और अगले भी गोल में 5 लोग हैं। दोनों गोल तो बराबर है, लेकिन क्या हो गया कि दोनों गोल में एक गोल वाले तो 5 लोग इकट्ठा खड़े रहे, लेकिन दूसरे गोल वाले इधर उधर छितरा गए। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे, प्रोटॉन तो अपनी जगह नाभिक में इकट्ठा बना रहा और इलेक्ट्रॉन जो है देखिए इधर उधर छितरा गया। जब छितर गया तो अगर झगड़ा होगी, जैसे एक गोल में 5